कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट दिया था, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, डीमन स्लेयर या फिर कोड ब्रेकर। तो ज्यादातर बंदों ने बोला डीमन स्लेयर, इसलिए आज की इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 26 या फिर कहे डीमन स्लेयर सीजन 1 का आखिरी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो। कहानी के शुरुआत में हम कनाव और तानजीरो को देखते हैं। ये दोनों कप गेम्स खेल रहे थे। तेजी के मामले में तानजीरो अब कनाव को टक्कर देने लगता है। इन दोनों की तेजी को देख के इनुसुके और जिनुत्सु हैरान रह जाते हैं। आखिर में कप गेम्स में तानजीरो और कनाव का मैच ड्रॉ हो जाता है। एओई तानजीरो को बोलता है कि तानजीरो अब तक 10 बार जीत चुका है और 10 बार हार चुका है। तानजीरो अब एओई को बोलता है कि वो अब रनिंग करने जाएगा। जिनुत्सु ये सुन के बोलता है, तुम्हारा मतलब रनिंग करते हुए अपने ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना, और वो भी हमेशा। हाँ सही कहा तुमने जिनुत्सु। रनिंग से पहले तानजीरो जिनुत्सु के पेट पे एक मुक्का मारता है। पूरा वक्त अपने ब्रीथिंग को ऐसे इस्तेमाल करना, ये बहुत मुश्किल है। मोनजीरो मुझे भी करो। ये सुन के जिनुत्सु इनुसुके के पेट में घूसा मारने लगता है, पर इनुसुके को कुछ भी नहीं होता। बिना दिमाग के सुअर कहीं के। चलो दोस्तों रनिंग करते हैं। और ये लोग अब रनिंग करने जाते हैं। इसके बाद हम कुछ महीनों पहले के एक घटना को देखते हैं। हम एक बड़े से मेंशन को देखते हैं और उस मेंशन के बीचों बीच एक डीमन बैठा हुआ है और उस डीमन के हाथ पर एक इंस्ट्रूमेंट है। उसी मेंशन में सारे लोअर मून्स के डीमंस आए हैं। ये है लोअर मून 6, ये है लोअर मून 4, ये है लोअर मून 3, ये है लोअर मून 2 और ये है लोअर मून 1। इन सभी लोअर मून के डीमंस को आज इधर बुलाया गया है। तभी ये डीमन अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है। ये डीमन अपने इंस्ट्रूमेंट से इस मेंशन को कंट्रोल कर सकता है। यही इसकी ब्लड डीमन आर्ट है। अपने ब्लड डीमन आर्ट को इस्तेमाल करते हुए ये डीमन अभी लोअर मून डीमंस को एक साथ ला देता है। तभी इनके सामने एक लेडी डीमन आ जाता है। लोअर डीमन में से कोई भी इनको नहीं जानता। तभी ये लेडी डीमन बोलती है, मेरे सामने झुको और घुटनों के बल गिर जाओ। सभी लोअर मून्स के डीमंस किसी अनजानी डर से उनके सामने झुक जाते हैं। इस डीमन की आवाज सुन के ये डीमंस जान जाते हैं कि ये और कोई नहीं मुजान किबुत्सुची है। मुजान ने फिर से अपना अपीयरेंस बदल दिया और उसका ऑरा भी अब अलग हो चुका है। मुजान किबुत्सुची के पास सेल्फ शिफ्टिंग का पावर है, इसलिए वो ऐसा बखूबी कर सकता है। लोअर 4 बोलती है कि मुजान ने अपना अपीयरेंस और ऑरा दोनों ही चेंज कर लिया है, इसलिए वो लोग उनको पहचान नहीं पाए। क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दिया था लोअर 4? चुपचाप बैठे रहो, मेरी बात सुनो और बस मेरे सवालों का जवाब दो। रूई मारा जा चुका है। मेरा कहने का मतलब है लोअर 5 मारा जा चुका है। मेरे पास एक सवाल है तुम सब के लिए, क्यों लोअर मून डीमंस इतने कमजोर है? यानी कि तुम लोग इतने कमजोर क्यों हो? 12 की सूची में तुम्हारा नाम होने से क्या तुम लोग संतुष्ट नहीं रह सकते? ये तो तुम सबका शुरुआती पॉइंट है। बस इंसानों को खाओ और अपना ताकत बढ़ाओ ताकि आगे जाके तुम मेरे लिए काम आ सको। और तुम लोगों से इतना भी नहीं हो पा रहा। सालों से अपर मून डीमंस के रैंक पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। मुझे हमेशा लोअर रैंक्स पे चेंजेस करना पड़ता है। हर बार मुझे ऐसा क्यों करना पड़ता है, मुझे बता सकते हो तुम लोग? बस यही नहीं, सिर्फ अपर मून डीमंस ही असिरास को मौत के घाट उतारता है। लोअर मून डीमंस में से ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। ऐसा क्यों, मुझे बताओ अभी। तभी लोअर मून 6 बोलता है, यह कहना आपके लिए आसान है मास्टर, पर ये कहना मेरे लिए आसान है, पर क्या? आगे भी बोलो। अभी लोअर मून समझ जाते हैं कि मुजान उनका दिमाग भी पढ़ सकता है। मैं फंस गया। फंस गए? कैसे फंस गए? ये बोल के मुजान उसको पकड़ लेता है। लोअर मून 6 अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर मुजान उसको मार देता है। लोअर मून 3 समझ जाता है कि आज ये लोग मारे जाएंगे। इधर लोअर मून 6 अपने दिमाग में सोचता है, मुजान से ज्यादा उसको सिराज से डर लगता है। मुजान सबका दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए वो लोअर मून 6 का दिमाग भी पढ़ लेता है। तो तुम्हें मुझसे ज्यादा हसीरा से डर लगता है? अब लोअर मून 6 अपने जान की भीख मांगने लगता है, पर मुजान इसको भी मार देता है। ये देख के लोअर मून 3 और भी ज्यादा डर जाता है और वो मौका देख के वहां से भागने लगता है। और तेज भागते भागते वो बाहर की दरवाजे की तरफ पहुंच जाता है, पर मुजान उसको पकड़ लेता है। चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। मुजान बोलता है कि वो आज से लोअर मून्स के कैटेगरी को खत्म कर देगा, यानी कि लोअर रैंक्स में कोई भी डिमांड नहीं रहेगा, बस अपर मून डीमंस ही रहेंगे। अब सिर्फ बचे हैं लोअर मून 2 और लोअर मून 1।
मुजान लॉर्ड मुंटू को बोलता है। मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? लॉर्ड मुंटू मुजान को बोलता है कि उसको मुजान का थोड़ा सा खून चाहिए, इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन पाएगा, वो अपर मुन के कैटेगरी में भी आएगा। मुजान ये सुनकर बोलता है, तुम बोल रहे हो या फिर मुझे ऑर्डर दे रहे हो? अपनी औकात में रहो, समझे? लॉर्ड मुंटू मुजान को समझाने की कोशिश करता है। मुजान ने समझने में गलती कर दी, पर मुजान बोलता है, मुझको समझने में कोई भी गलती नहीं हुआ, समझे? क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम जैसे डीमंस को मरना चाहिए, तुम्हें जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। और मुजान आखिरकार लोअर 2 को भी मार देता है। उसके बाद मुजान लोअर 1 को देखते हुए बोलता है, बस तुम ही बचे हो, बताओ मरने से पहले तुम्हें कुछ कहना है? इधर लॉर्ड मुने मुंह मन बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहूँ। अगर वो मुझे मारना ही चाहेंगे तो मैं कुछ भी बोल दूँ, वो मुझे मारेंगे ही। ये सब मन बोलने के बाद एमू मुजान से बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं कहना मास्टर मुजान। ये मेरी खुशकिस्मती है कि महान मुजान मुझे मारने वाले हैं। सच कहूँ तो जब आपने इन चारों डीमंस को मारा तब उनका दर्दनाक चीख मुझे बहुत अच्छा लगा। उन चीखों से मुझे बहुत खुशी मिली और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर कि आप मुझे आखिर में मारने वाले हो। मुजान ये बातें सुन के उसकी और थोड़ी देर देखता है और अचानक लोअर मुनवान के गले में घुस जाता है। मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा खून देने वाला हूँ। अगर तुम इस खून को नहीं झेल पाओगे तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुमने इस खून को झेल लिया तो तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये खून एमू के अंदर जाता ही वो तड़पने लगता है, पर एमू मुजान के खून की ताकत को झेल लेता है। ये देख के मुजान बोलता है, जाओ और हसीराज को मारो। और हाँ, एक और डीमन हंटर है जो हनाफुजा इयरिंग पहनता है, उसको भी मार कर आओ। और अगर तुमने ये दोनों काम कर दिया तो मैं तुम्हें मेरा और भी खून दूंगा, जिससे तुम्हारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जाओ। अब एमू बाहर आ चुकी है और वो अपने विजन में तानजीरो को भी देखता है। एमू तानजीरो को देख के समझ जाती है कि ये वही हनाफुजा इयरिंग पहनने वाला डीमन हंटर है जिसको मुजान ने अभी अभी उसको मारने के लिए कहा। एमू अब मन बोलती है, तो मुझे इस डीमन हंटर को मारना है और इसको मारने के बाद मुझे और भी ज्यादा खून मिलेगा। ये तो आसान होने वाला है, ये एक सपने जैसा है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। हम तानजीरो के काजुकाई क्रो को देखते हैं जो कि सुबह सुबह तानजीरो को के अगले मिशन की जानकारी देने आया है। तानजीरो का काजुकाई क्रो बोलता है, उठ जाओ, सुबह हो गया है, तुम्हें इन्फिनिटी ट्रेन में जाना है, उधर खतरा बढ़ चुका है, 40 से भी ज्यादा लोग उधर गायब हो गए हैं, तुम तीनों को कोंजिरो रेनगोकू को ज्वाइन करना है। अब तानजीरो, जिनुत्सु और इनुसुके को इन्फिनिटी ट्रेन में डीमंस के खतरे को मिटाना होगा। उसके बाद हम शिनोबु और मास्टर को देखते हैं। शिनोबु के कहने पर मास्टर ने ही तानजीरो और उसके दोस्तों को इस मिशन के लिए भेजा है। मास्टर शिनोबु से जानना चाहते हैं कि शिनोबु ने क्यों तानजीरो को इसी मिशन के लिए भेजना चाहती थी। शिनोबु बोलती है, तानजीरो और उसके दोस्त बहुत ही मेहनती है और वो लोग पहले से ताकतवर बन चुके हैं। और तानजीरो के परिवार की कहानी वो मास्टर को भी बता देती है कि कैसे तानजीरो का परिवार फायर ब्रीथिंग इस्तेमाल करना जानता है। शिनोबु ने इसीलिए तानजीरो का अगला मिशन इन्फिनिटी ट्रेन में सेट किया कि तानजीरो रेनगोकू को ज्वाइन करे और शायद उसे फायर ब्रीथिंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिले। मास्टर ये सुन के शिनोबु के ऊपर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद हम तानजीरो को देखते हैं जो कि सभी को गुड बाय कहने जा रहा है। रास्ते में ही तानजीरो एक आदमी से टकराता है और तानजीरो को याद आता है कि ये वही लड़का है जो कि फाइनल सिलेक्शन के दौरान वहीं पर था। तानजीरो ये देख के हैरान है कि वो लड़का इतने कम समय में इतना बदल चुका है और उसका महक भी थोड़ा अलग है। बहुत दिनों बाद मिले, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर ये लड़का तानजीरो को कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद तानजीरो एओई को अलविदा बोलने आता है और साथ ही साथ उसको शुक्रिया भी बोलने आता है। एओई बोलती है तानजीरो को उसको शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने बस अपना काम किया है। एओई तानजीरो को ये भी बोलती है कि वो फाइनल सिलेक्शन के दौरान जैसे तैसे बच गई थी और वो युद्ध में जाने से डरती है। ये सुनकर तानजीरो बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस एओई, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, तुम अब से मेरा हिस्सा हो और अब से मैं तुम्हारे सारे इमोशंस अपने साथ लड़ाई के मैदान में ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर मुझे वापस से चोट मिले तो मैं यही आऊंगा और वापस से मेरा ध्यान रखना।
ये वही तानजीरो के उत्तर से बहुत ही हैरान रह जाती है। इसके बाद तानजीरो कनाव के पास आता है। वो उसको भी शुक्रिया और अलविदा बोलने आया है। तानजीरो कनाव को बोलता है कि वो अपने अगले मिशन पर जाने वाला है। ये सुन के कनाव कुछ भी जवाब नहीं देती और अचानक वो अपना एक कॉइन निकालती है और फ्लिप करती है और उस कॉइन को फ्लिप करने से टेल्स आता है। टेल्स आते हुए देख कनाव तानजीरो को बोलती है, मैंने बस अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो किया, इसलिए मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अलविदा। हे, सच में तुमने मुझसे बात किया? वैसे तुमने अभी क्या उछाला? अलविदा। क्या वो सिक्का था? जब भी मुझे कोई फैसला लेना होता है तब मैं इस कॉइन को उछालती हूँ। मैंने इस कॉइन को इसीलिए उछाला ताकि मैं फैसला कर पाऊँ कि मुझे तुमसे बात करना चाहिए कि नहीं। बात नहीं करने के लिए हेड्स और बात करने के लिए टेल्स, क्योंकि टेल्स है इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अलविदा। तुम अपने दिल की क्यों नहीं सुनते कनाव? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक से फैसला नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ये कॉइन फ्लिप करके फैसला करती हूँ मैं। ऑर्डर्स फॉलो करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है दिल की बातें सुनना। ठीक है, मैं समझ गया कनाव। क्या तुम मुझे अपना कॉइन दोगी? कॉइन? हाँ ठीक है, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगे? बस देखती जाओ। ठीक है कनाव, मैं इस कॉइन को अब उछालने वाला हूँ। अगर हेड्स आया कनाव तो तुम आपसे दिल की आवाज सुनोगे, ठीक है? ये बोल के तानजीरो उस कॉइन को उछालता है और उस कॉइन को पकड़ने के बाद तानजीरो सीधे कनाव के पास आता है। ठीक है कनाव, क्या तुम अब तैयार हो? कनाव अपने मन ही मन बोलती है। मैं नहीं देख पाई कि क्या आया, क्योंकि तानजीरो बीच में आ गया था। आखिर क्या आया होगा? उसी बात तानजीरो अपना हाथ हटाता है और हम देखते हैं कि हेड्स ही आया है। हेड्स आया है कनाव, आज से तुम अपने दिल की बात सुनोगी। ये लो अपना सिक्का। गुड लक कनाव, अपने दिल को मजबूत बनाओ जितना बना सकती हो। ये बोल के तानजीरो वहाँ से जाने लगता है। कनाव समझ नहीं पाती कि हेड्स ही कैसे आया। उसे लगता है कि तानजीरो ने शायद कोई चीटिंग किया होगा। एक मिनट रुक जाओ तानजीरो, मुझे बताओ कि हेड्स कैसे आया? किस्मत से आया। और वैसे भी कनाव, अगर टेल्स भी आया होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस कॉइन को तब तक उछालने वाला था जब तक हेड्स ना आ जाए। अलविदा कनाव, फिर से मिलेंगे। और आखिरकार तानजीरो वहाँ से चला जाता है और इधर कनाव इस किस्से को लेके थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तानजीरो, जिनुत्सु और इनुसुके अब इस मेंशन को छोड़ने वाले हैं। इस मेंशन को छोड़ने से पहले वो तीनों इस बड़े से मक्के के बोतल को फूंक मार के तोड़ना चाहता है और ये तीनों छोटी लड़कियां उन तीनों को चीयर अप करती है और आखिरकार ये तीनों इस बड़े से मक्के के बोतल को अपने फूंक मार के तोड़ देता है। इसके बाद ये लड़कियां इन तीनों को रास्ते में खाने के लिए ढेर सारे राइस बॉल देते हैं। तभी तानजीरो देखता है कि उधर ग्यू आ चुका है। वो ग्यू से बात करने जाता है। ग्यू तानजीरो को बोलता है, मैंने सुना कि तुमने लगातार टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख लिया है और तुम उसको मास्टर कर चुके हो। तुम्हें ये करते रहना होगा। हाँ, मैं समझ गया मिस्टर ग्यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि आप नेज़ुको के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? अच्छे काम करके तुम मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो। तुम एक डीमन हंटर हो, तुम्हारा मिशन है सभी डीमंस को मारना। ये बोल के ग्यू वहाँ से चला जाता है और आखिरकार तानजीरो, इनुसुके और जिनुत्सु तीनों लड़कियों को अलविदा बोल के अपने अगले मिशन में जाने लगते हैं। वो तीनों अब एक स्टेशन के पास आते हैं। इनुसुके ट्रेन को देख के बोलता है, ये कौन सा जानवर है? ये तो बहुत बड़ा है, देखो इसको। इस जानवर के पास कितने सारे दरवाजे हैं। तुम दोनों रुको, मैं पहले हमला करूंगा। रुक जाओ इनुसुके, क्या पता कि ये उसी जानवर का गार्डियन स्पिरिट हो। तुम्हें अचानक ऐसा हमला नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों ने ट्रेन के बारे में कभी नहीं सुना है? ये एक गाड़ी है जो कि सभी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। बेवकूफ गधो। तभी इनुसुके उस ट्रेन में जोरदार एक हेडमार्च मारता है। तभी वहाँ पे दो गार्ड्स आ जाते हैं और जैसे ये गार्ड्स इन तीनों के पास तलवार देखते हैं, वो पुलिस को बुलाने लगते हैं। ये सुन के जिनुत्सु तानजीरो और इनुसुके को लेके भागने लगता है और एक जगह पे छुप जाता है। जिनुत्सु इधर इन दोनों को बोलता है कि डीमन हंटर्स या फिर डीमन स्लेयर्स गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, इसलिए अपने पास तलवार रखना ये एक जुर्म है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तलवार छुपा के ट्रेन के अंदर जाएंगे। ये देखो, मैंने अपना तलवार छुपा लिया। जंगली सुअर कहीं के, तुम्हारा तलवार अभी भी दिख रहा है, समझे? तभी ट्रेन छूटने का समय हो जाता है और ट्रेन ये स्टेशन छोड़ने लगता है। जिनुत्सु, तानजीरो और इनुसुके ट्रेन के पीछे भागने लगते हैं और आखिरकार वो तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ने के बाद जिनुत्सु तानजीरो को बोलता है, हे तानजीरो, तुम्हें नहीं लगता कि नेज़ुको को अगर मंसलर्स के हेडक्वार्टर में छोड़ आते तो वो ज्यादा अच्छा होता? नहीं जिनुत्सु, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नेज़ुको हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ।
ट्रेन के अंदर हम रेन गोकू को बैठे हुए देखते हैं और ट्रेन के बाहर हम लोअर वन एमो को देखते हैं जिसकी ताकत पहले से बढ़ चुका है और वो ट्रेन अपना सफर जारी रखता है। इसी के साथ डीमन स्लेयर सीजन 1 का ये आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग यही था डीमन स्लेयर सीजन 1 की पूरी कहानी। अब इसका स्टोरी कंटिन्यू होगा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन के मूवी में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज को इतना सपोर्ट देने के लिए। वैसे इसका 17 या फिर एपिसोड 18 मेरे चैनल पे अभी नहीं है क्योंकि इस वीडियो पर स्ट्राइक आया था, पर टेंशन मतलब मैं जल्दी ही उसको रीअपलोड कर दूंगा। तो अब अगर डीमन स्लेयर का ये आखिरी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। चाहो तो मेरे इंस्टा और डिस्कॉर्ड में मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।